नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के एक ऐसे अनुच्छेद पर बात करने वाले हैं जो अक्सर पर्दे के पीछे रहता है, लेकिन राज्य सरकारों के कामकाज को कानूनी शक्ल देने में बहुत अहम है। जी बिल्कुल, एक बेहद महत्वपूर्ण अनुच्छेद। हाँ, कभी सोचा है कि जब कोई राज्य की कैबिनेट मतलब मंत्रिपरिषद कोई बड़ा फैसला लेती है, मान लीजिए कोई नई पॉलिसी बनानी है या कोई नियम बदलना है, तो वो सिर्फ एक मीटिंग का फैसला ना रह के एक पक्का सरकारी हुक्म कैसे बन जाता है। हाँ, जिससे सब मानने को बाध्य हों, वो एक लीगल डॉक्यूमेंट कैसे बनता है। एग्जैक्टली तो इसका जवाब छिपा है संविधान के अनुच्छेद 166 में। हमारे पास जो सामग्री है वो इसी अनुच्छेद पर रोशनी डालती है। जी तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये अनुच्छेद 166 आखिर है क्या, ये कैसे काम करता है और भाई क्यों ये राज्य प्रशासन के लिए इतना जरूरी है। बिल्कुल। अनुच्छेद 166 आप कह सकते हैं वो प्रक्रियात्मक ढांचा है, वो फ्रेमवर्क जो ये तय करता है कि राज्य सरकार की जो एग्जीक्यूटिव पावर है, कार्यकारी शक्ति, उसका इस्तेमाल कैसे दर्ज होगा और कैसे उसे कानूनी मान्यता मिलेगी। ये समझिए कि मंत्रिपरिषद के फैसलों और उनके ऑफिशियल सरकारी ऑर्डर बनने के बीच का पुल है ये। सुनने में ये शायद थोड़ा सूखा या तकनीकी लगे। हाँ, लगता है शुरुआत में, लेकिन ये असल में काफी दिलचस्प है। जैसा आपने कहा, ये कहता है कि राज्य की सारी कार्यकारी कार्रवाई राज्यपाल के नाम पर होगी। जी, खंड 1 यही कहता है। तो क्या मतलब है इसका? क्या हर फैसले पर राज्यपाल की मोहर लगती है पर्सनली? चलिए इसके अलग अलग हिस्सों को थोड़ा खोलकर देखते हैं। अनुच्छेद 166 की ये खंड क्या कहते हैं। हाँ, इसके 3 मुख्य खंड है और तीनों मिलकर ही पूरी तस्वीर साफ करते हैं। पहला खंड यानी खंड 1 वो कहता है कि किसी राज्य की सरकार की सभी कार्यकारी कार्रवाइयां राज्यपाल के नाम से की हुई कही जाएंगी। हाँ, कही जाएंगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि राज्यपाल व्यक्तिगत रूप से हर निर्णय लेते हैं। नहीं, संसदीय प्रणाली में असली कार्यकारी शक्ति तो मंत्रिपरिषद के पास ही होती है, जिसका मुख्यमंत्री होता है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट। लेकिन राज्य के संवैधानिक प्रमुख होने के नाते गवर्नर के नाम पर ही सरकार के सभी काम औपचारिक रूप से जारी किए जाते हैं। अच्छा, तो ये एक तरह से मतलब सरकार के काम को एक संवैधानिक पहचान देना हुआ। एग्जैक्टली। एक औपचारिकता, एक पहचान देना राज्यपाल के पद के जरिए। ये पक्का करता है कि कार्यवाही किसी एक मंत्री की नहीं बल्कि पूरे राज्य की मानी जाए। सही बात है। एकदम सही। ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामूहिक जिम्मेदारी का जो सिद्धांत है उसको भी दिखाता है। अब आते हैं खंड 2 पर। ओके। ये कहता है कि राज्यपाल के नाम से किए जाने वाले आदेशों और दूसरे दस्तावेजों का निष्पादन कैसे होगा, मतलब वो एग्जीक्यूट कैसे होंगे। इसके लिए नियम कौन बनाएगा? तो ये नियम असल में मंत्रिपरिषद बनाती है। अच्छा, कैबिनेट खुद बनाती है नियम? जी हाँ, और इन्हें अक्सर कार्यवाही संचालन नियम या रूल्स ऑफ बिजनेस कहा जाता है। रूल्स ऑफ बिजनेस सुना है ये टर्म। ये क्या तय करते हैं ये रूल्स? ये नियम तय करते हैं कि भी कैबिनेट की बैठकें कैसे होंगी, प्रस्ताव कैसे लाए जाएंगे, कैसे पास होंगे, अच्छा, किस मंत्री या विभाग की क्या जिम्मेदारी होगी और विभागों के बीच फाइलों का मूवमेंट कैसे होगा, कोऑर्डिनेशन कैसे होगा। ओ, तो मतलब पूरा अंदरूनी सिस्टम। हाँ, संक्षेप में कहें तो ये सरकार के अंदरूनी कामकाज का पूरा खाका तैयार करते हैं ताकि निर्णय एक व्यवस्थित और तय प्रक्रिया से लिए जाएं, कोई अफरा तफरी ना हो। समझ गई। तो खंड 1 बाहरी रूप देखता है कि आदेश किसके नाम पर है जी। और खंड 2 अंदरूनी प्रक्रिया पर जोर देता है कि फैसला कैसे लिया गया, रूल्स ऑफ बिजनेस के हिसाब से। बिल्कुल। अब तीसरा खंड वो क्या करता है? खंड 3 बहुत अहम है। ये राज्यपाल को शक्ति देता है। अच्छा। हाँ, कि वे ऐसे नियम बनाएं जिनसे उनके नाम से जारी किए गए आदेशों और दस्तावेजों को प्रमाणित किया जा सके, मतलब ऑथेंटिकेट, प्रमाणीकरण। जी। और इस प्रमाणीकरण का कानूनी वजन बहुत ज्यादा है। कैसे? अगर कोई आदेश इन नियमों के तहत सही ढंग से प्रमाणित हो गया है तो फिर अदालत में उसे इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि अरे ये आदेश तो राज्यपाल ने बनाया ही नहीं या इसे राज्यपाल ने निष्पादित ही नहीं किया। अच्छा, तो ये एक तरह का लीगल शील्ड है, कानूनी कवच। हाँ, कह सकते हैं। ये सरकारी आदेशों को प्रक्रियात्मक खामियों के आधार पर खारिज होने से बचाता है। लेकिन ये प्रमाणीकरण होता कैसे है? मतलब असलियत में जमीन पर क्या होता है, प्रक्रिया क्या है? जैसा हमने देखा, राज्यपाल खंड 3 के तहत नियम बनाते हैं। इन नियमों में प्रमाणीकरण की एक स्थापित प्रक्रिया बताई जाती है। आमतौर पर इसमें कुछ चीजें शामिल होती हैं। जैसे? पहली, संबंधित विभाग का जो सेक्रेटरी होता है, सचिव, हाँ, या कोई और अधिकृत अधिकारी, उसका उस आदेश पर हस्ताक्षर करना, साइन करना।
हाँ। ये एक तरह से पुष्टि होती है कि हाँ, ये आदेश सही चैनल से आया है और सरकार का आधिकारिक निर्णय है। ठीक है, सिग्नेचर हो गया। दूसरी, कुछ महत्वपूर्ण मामलों में राजभवन की मुहर का इस्तेमाल भी हो सकता है, स्टैंप, हाँ। जो उसे और ज्यादा औपचारिक वजन देता है। ओके। और तीसरी, जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है, वो है कई अहम आदेशों, नियमों और अधिसूचनाओं का राज्य के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन, ऑफिशियल गैजेट। ऑफिशियल गैजेट, हाँ, ये बहुत सुना है। राजपत्र में प्रकाशन क्यों इतना जरूरी है? देखिए, राजपत्र में छपने का मतलब है कि वो आदेश अब पब्लिक डोमेन में आ गया है, सार्वजनिक जानकारी में। कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे तो पता ही नहीं था। इससे पारदर्शिता भी आती है और उस आदेश को कानूनी रूप से लागू करने का आधार भी मजबूत होता है। अच्छा, अगर जरूरत हो और खासकर ये राजपत्र प्रकाशन, ये सब मिलकर एक कैबिनेट के फैसले को उस पक्के सरकारी आदेश में बदलते हैं। बिल्कुल, जिस पर फिर आसानी से उंगली नहीं उठाई जा सकती, कम से कम प्रक्रिया के आधार पर तो नहीं। हाँ, ये पूरी प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि सरकारी काम व्यवस्थित हो, पारदर्शी हो और कानूनी रूप से मजबूत हो। अच्छा, जब संविधान बन रहा था संविधान सभा में, तब क्या इस अनुच्छेद को लेकर कोई खास सोच थी? मतलब क्यों डाला इसे? निर्माताओं ने इसे क्यों शामिल किया? बिल्कुल थी। सामग्री में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जिक्र है। संविधान सभा की बहसों में इस तरह के प्रावधानों पर चर्चा हुई थी। डॉक्टर अम्बेडकर और दूसरे सदस्यों ने यह स्पष्ट किया था कि भाई देखो, संसदीय लोकतंत्र में फैसले लेने का काम तो सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद का ही है। हाँ, वो तो है। लेकिन राज्य की कार्रवाई को एक व्यक्ति यानी संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल के नाम पर करना जरूरी है। ऐसा क्यों? मतलब इसके पीछे तर्क क्या था? इसके दो मुख्य कारण थे। पहला, कानूनी निरंतरता और वैधता, लीगल कंटिन्यूटी और वैलिडिटी। ओके। अगर सोचिए, हर मंत्री या विभाग अपने अपने नाम पर आदेश जारी करने लगे तो कितना कंफ्यूजन हो सकता है। हाँ, और शायद चुनौती देना भी आसान हो जाए। बिल्कुल, राज्यपाल के नाम पर होने से एक रूपता आती है, यूनिफॉर्मिटी। दूसरा कारण था प्रशासनिक सुचारुता, एडमिनिस्ट्रेटिव स्मूथनेस। एक तय प्रक्रिया होने से प्रशासन को पता होता है कि किस आदेश को मानना है और उसका पालन कैसे करवाना है। तो अनुच्छेद 66 सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, बल्कि ये प्रभावी और स्पष्ट शासन के लिए एक जरूरी व्यवस्था है। ये बात तो समझ आती है। मतलब संविधान बनाने वालों ने वाकई प्रशासनिक बारीकियों पर भी कितना ध्यान दिया था। यकीनन। लेकिन वो तो 70-75 साल पहले की बात है। आज के जमाने में आज ये अनुच्छेद कितना प्रासंगिक है, कितना रेलेवेंट है? क्या ये वाकई इस्तेमाल होता है या बस किताबों में रह गया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आज भी उतना ही प्रासंगिक और सक्रिय है, बल्कि रोजमर्रा के काम का हिस्सा है। अच्छा। राज्य सरकार का लगभग हर कार्यकारी फैसला, हर नीति जिसे लागू किया जाता है, वो इसी अनुच्छेद 166 की प्रक्रिया से गुजरती है। अच्छा। आप रोज की सरकारी अधिसूचनाएं देखें, नियम देखें, आदेश देखें, उन सब पर इस अनुच्छेद की छाप होती है, कहीं न कहीं। कोई हाल का उदाहरण है जिससे ये बात और साफ हो? हाँ, सामग्री में कुछ हालिया उदाहरण भी दिए गए हैं जो इसे जीवंत बनाते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश 2024 में जब नई शिक्षा नीति को लागू करने का निर्णय कैबिनेट ने लिया, तो उसे आधिकारिक रूप देने वाला सरकारी आदेश राज्यपाल के नाम पर ही जारी हुआ, अनुच्छेद 166(1) के तहत। ओके। यूपी का उदाहरण? और इसी तरह महाराष्ट्र में, वहां मराठी भाषा के प्रयोग से जुड़े नियमों को कानूनी तौर पर लागू करने के लिए उन्हें राजपत्र में प्रकाशित किया गया। गैजेट में? जी, गैजेट में। यह प्रकाशन अनुच्छेद 166(3) के तहत प्रमाणीकरण प्रक्रिया का हिस्सा था। और बिहार का भी एक बड़ा उदाहरण हमारी सामग्री में है ना, शिक्षक भर्ती वाला। हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण मामला है। बिहार शिक्षक भर्ती नियम 2023 का राज्य कैबिनेट ने भर्ती नियमों में बड़े बदलावों को मंजूरी दी। खबरों के मुताबिक मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए, जो मंत्रिपरिषद के निर्णय को दिखाता है। ठीक है। लेकिन जो अंतिम कानूनी दस्तावेज यानी जो अधिसूचना जारी हुई, नोटिफिकेशन, वो बिहार के राज्यपाल के नाम पर जारी की गई, अनुच्छेद 166(1) के तहत। और फिर इन नियमों को बिहार राजपत्र में प्रकाशित किया गया, जिससे वे कानूनी रूप से बाध्यकारी हो गए। और उसका असर? अब असर देखिए, इन नियमों के तहत जो भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई, उसके लिए 10 लाख से ज्यादा आवेदन आए। 10 लाख, ये आंकड़ा तो वाकई दिखाता है कि ये सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं है, इसका जमीनी स्तर पर कितना बड़ा असर पड़ता है। ये लाखों लोगों की जिंदगी से जुड़ा मामला बन गया। बिल्कुल। ये उदाहरण साबित करता है कि अनुच्छेद 166 कोई सूखी अकादमिक चीज नहीं है। ये वो मशीनरी है जो सरकार के बड़े बड़े फैसलों को हकीकत में बदलने का कानूनी रास्ता तैयार करती है। ये प्रक्रिया तो अब काफी स्पष्ट लग रही है। कैबिनेट फैसला लेती है,
राज्यपाल के नाम पर आदेश निकलता है, वो प्रमाणित होता है, गैजेट में छपता है और लागू हो जाता है। मोटे तौर पर यही है। लेकिन यहाँ एक पेचीदा सवाल उठता है, जिसका जिक्र हमारी सामग्री में भी है। क्या इस प्रक्रिया के दौरान राज्यपाल मंत्रिपरिषद के फैसले पर सवाल उठा सकता है? मान लीजिए कैबिनेट ने कुछ तय किया, क्या राज्यपाल कह सकता है कि नहीं, मैं इसे अपने नाम पर जारी नहीं होने दूंगा, या इसमें देरी कर सकता है? ये बहुत ही नाजुक और महत्वपूर्ण सवाल है, और यही पर अनुच्छेद 166 की सीमाएं और उसका असली मकसद समझना जरूरी है। हाँ, जैसा कि हमने चर्चा की, अनुच्छेद 166 मुख्य रूप से एक प्रक्रियात्मक प्रावधान है, प्रोसीजरल। ओके। ये फैसला लेने की शक्ति के बारे में नहीं है, बल्कि फैसले को औपचारिक रूप देने की प्रक्रिया के बारे में है। हमारी सामग्री सुप्रीम कोर्ट 2023 के एक अवलोकन का हवाला देती है, बिना केस का नाम बताए। अच्छा। उस अवलोकन के मुताबिक इस संदर्भ में राज्यपाल की भूमिका मुख्य रूप से ये जांचने तक सीमित है कि क्या फैसला उचित प्रक्रिया, मतलब खंड 2 के तहत बने रूल्स ऑफ बिजनेस का पालन करके लिया गया है। अच्छा, प्रक्रिया की जांच। हाँ, क्या इसे खंड 3 के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार सही ढंग से प्रमाणित किया जा रहा है? राज्यपाल का काम निर्वाचित मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णय की सामग्री यानी सब्सटेंस या उसकी मेरिट पर वीटो लगाना नहीं है। वीटो नहीं लगा सकते। जिन्हें प्रमाणीकरण का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि फैसला तयशुदा रास्ते से आया है और उसे राज्य के प्रमुख के नाम की औपचारिक स्वीकृति मिली है। सामग्री में साफ कहा गया है, नहीं, राज्यपाल रोक नहीं सकता, सिर्फ प्रक्रिया की जांच। तो मतलब अगर प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी दिखे, जैसे कैबिनेट की मंजूरी ठीक से नहीं ली गई या जरूरी सलाह मशवरा नहीं हुआ, तब राज्यपाल कुछ कह सकता है। हाँ, प्रक्रियात्मक खामियों को इंगित किया जा सकता है, उस पर ध्यान दिलाया जा सकता है। लेकिन अगर प्रक्रिया सही है तो राज्यपाल नीतिगत आधार पर फैसले को सामान्यता नहीं रोक सकते। ये संसदीय लोकतंत्र के मूल सिद्धांत के अनुरूप है, जहां असली शक्ति जनता द्वारा चुनी गई सरकार में निहित होती है। लेकिन कभी कभी सुनते हैं कि मतभेद हो जाते हैं। हाँ, वो सच है। कभी कभी प्रक्रियात्मक सवालों को लेकर ही राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच मतभेद की स्थितियां बन जाती हैं, खासकर जब राजनीतिक माहौल तनावपूर्ण हो। लेकिन सैद्धांतिक रूप से अनुच्छेद 166 नीति पर वीटो का अधिकार नहीं देता। ये संतुलन बनाए रखना वाकई महत्वपूर्ण लगता है। तो अगर हमें पूरी चर्चा का सार निकालना हो, एक निचोड़ निकालना हो, तो अनुच्छेद 166 को हम कैसे समझें? अनुच्छेद 166 को आप राज्य प्रशासन का एक तरह का नोटरी पब्लिक समझ लीजिए, या प्रमाणीकरण केंद्र। अच्छा, ये अच्छा एनालॉजी है। हाँ, ये वो व्यवस्था है जो मंत्रिपरिषद के राजनीतिक और नीतिगत फैसलों को कानूनी तौर पर मानने और लागू करने योग्य सरकारी आदेशों में बदलती है। ये सुनिश्चित करता है कि कैबिनेट के बंद कमरों में लिए गए फैसले जब बाहर आएं तो उन पर राज्य के सर्वोच्च प्राधिकार यानी राज्यपाल के नाम की मोहर लगी हो। इससे उन्हें कानूनी वैधता मिलती है और पूरा प्रशासनिक तंत्र उन्हें एक स्वर में स्वीकार करता है। तो प्रक्रिया सीधी है? जी। 1, मंत्रिपरिषद रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत निर्णय लेती है। 2, आदेश राज्यपाल के नाम पर तैयार होता है, खंड 1। ओके। 3, इसे राज्यपाल द्वारा तय नियमों के अनुसार प्रमाणित किया जाता है, अक्सर सचिव के हस्ताक्षर और राजपत्र प्रकाशन द्वारा, खंड 3। नहीं। 4, और ये एक आधिकारिक, कानूनी रूप से बाध्यकारी सरकारी आदेश बन जाता है। तो संक्षेप में ये अनुच्छेद राज्य सरकार की मशीनरी को तेल देने जैसा है, ताकि वो सुचारू रूप से चल सके और उसके हर कदम को कानूनी मान्यता मिले। बिल्कुल सही कहा आपने। इसके बिना तो अराजकता फैल सकती है, हर आदेश पर सवाल उठ सकते हैं और प्रशासन का काम करना मुश्किल हो जाएगा। तो आज हमने समझा कि कैसे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 166 राज्य सरकार के फैसलों को वो जरूरी कानूनी जामा पहनाता है। ये राज्यपाल के नाम का इस्तेमाल करके न सिर्फ वैधता सुनिश्चित करता है, बल्कि पूरे राज्य प्रशासन में एकरूपता भी लाता है। जी। ये मंत्रिपरिषद के सामूहिक निर्णय और जमीन पर लागू होने वाले सरकारी आदेश के बीच की वो अहम पर अक्सर अनदेखी की जाने वाली कड़ी है। हाँ, और यहाँ एक बात सोचने लायक है। ये प्रक्रिया जो पहली नजर में सिर्फ प्रशासनिक या तकनीकी लग सकती है, असल में भारत के संघीय ढांचे और संसदीय लोकतंत्र के भीतर एक बहुत महत्वपूर्ण संतुलन साधती है। ये दिखाती है कि कैसे एक निर्वाचित सरकार की इच्छा, मतलब मंत्रिपरिषद का निर्णय, और राज्य के संवैधानिक प्रमुख
राज्यपाल की औपचारिक भूमिका, ये दोनों एक साथ काम करती हैं। हाँ, ये दिलचस्प नुक्ता है। ये सिर्फ व्यवस्था और सुचारुता ही नहीं लाती, बल्कि पारदर्शिता और कानूनी निश्चितता के लिए भी बेहद जरूरी है। जब कोई आदेश राजपत्र में छपता है तो वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाता है। सही बात है। नागरिक जान सकते हैं कि सरकार क्या कर रही है और उसके कानूनी नतीजे क्या होंगे। ये लोकतंत्र में जवाबदेही का भी एक अहम पहलू है। जरा सोचिए, कैसे संविधान का एक प्रक्रियात्मक दिखने वाला अनुच्छेद शासन के इतने गहरे और महत्वपूर्ण सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है। वाकई, एक अनुच्छेद और उसके इतने सारे आयाम। इस गहरी और रोचक चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।